ये कोई तीसरा है जो लड़वाना चाह रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और हमला करने की कोई वजह भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज ने कोशिश की है कि शिया को सुन्नी के खिलाफ खड़ा किया जाए या सुन्नी को शिया के खिलाफ खड़ा किया जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी न तो लड़ाई लड़ने का कोई प्लान है, न इस लड़ाई से बाहर निकलने का प्लान है। ईरान एक ऐसी हड्डी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में फंस गई है, ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ये एक ऐसी मछली ईरान है कि जो खुद फैसला करेगी उसको बाहर निकलना है कि अंदर जाना है। और बाकी जो देश हैं उनको अमेरिका ने लालच दिया हुआ है। कजाकिस्तान है, वो भला क्यों दौड़ दौड़ के अब्राहम अकॉर्ड साइन करना चाहता है? अब्राहम अकॉर्ड साइन करके कजाकिस्तान को ऐसा क्या लालच था तो उन्होंने दौड़ दौड़ के साइन किया। राशिद रिजवी साहब जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करेंगे और फिर पूरे हालात का जायजा लेंगे, क्योंकि ये जो यूएई ने कहा है कि यूएई पे हमला हुआ है, इसका हम देखेंगे। और यूएई ने अपने रिश्ते बंद कर दिए। हालांकि अभी ये खबर आ रही थी कि यूएई ने बाकायदा 2 टन सोना या इससे ज्यादा सोना ईरान को भेजा और फ्रोजन मनी भी ईरान को भेजा है। और ये भी खबर चलाई जा रही थी यही वर्ल्ड गोदी मीडिया के जरिए कि यूएई और ईरान का अंदरूनी जो है मुआहदा हो गया। तो फिर ईरान ने आखिर क्यों हमला किया, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या कोई हिकमत अमली? मैं तमाम सूरत हाल पे चर्चा करूंगा। हमारे साथ जुड़ गए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और हमारे राशिद रिजवी साहब जो है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे एक रिसर्चर के तौर पे हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार जो वहाँ के हालात हैं उस पर आपकी नज़र है और चीज़ों को सर्च करते हैं। मैं सबसे पहले यही कि क्या अपडेट है राशिद साहब, जो ख़ास तौर से इस वक्त चर्चा है 2 चीज़ों की। एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दुबई और जो ये ईरान का एक और वो क्या है केशम, ये 2 जगह जो है वो बताया जा रहा है कि साहब अमेरिका के कब्जे में हो गया, अमेरिका के अंडर में आ गया। कुछ और इलाकों का जिक्र किया है। और दूसरा ये जो मिसाइल वाला है कि ईरान ने किया, इसको और प्लस जो आपकी अपडेट है राशिद साहब। जी मुमताज भाई, देखिए जो मिसाइल वाली बात है वो दुबई ने सीधे आरोप लगाया था और ईरान ने उसका खंडन किया। ईरान ने कहा कि नहीं, ये कोई तीसरा है जो लड़वाना चाह रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और हमला करने की कोई वजह भी नहीं है। ये कह करके उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया। अब रही बात जो जजीरों को कब्जा करने वाली बात, अभी आपने कहा कि उन्मूस केशम वगैरह है, अबू मूसा है, ये कई जजीरे हैं इस तरह के ईरान के पास। लेकिन मेन तो इनका इस्तेमाल में अबू मूसा, किशम और हुर्मुज आता है, जो जजीरा है जहाँ से तेल एक्सपोर्ट करते हैं। ये हुर्मुज में पूरा ज़ख़ीरा रहता है इनका, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, पूरा डिपो बना के रखा है मैंने वहाँ पर। तो उसके ऊपर अमेरिका बहुत दिन से कब्जा करने की बात कर रहा था। परसों अमेरिका ने एक वो निकाला, पॉम्पलेट निकाला, जिसमें लिखाया कि हुर्मुज जो है वो यूनाइटेड स्टेट टेरिटरी हो गई है। और कोई कैप्शन नहीं लिखा था उन्होंने जो अपने ट्रुथ सोशल पे अपलोड किया था, लेकिन कोई कैप्शन डाला नहीं उन्होंने। खाली इतना ही लिखा उसमें कि हुर्मुज जो है वो यूनाइटेड स्टेट टेरिटरी है, जिसका ईरान ने खंडन किया। ईरान ने कहा कि मतलब सोशल मीडिया पर आप जंग जीत सकते हो, वीडियो गेम पे आप जंग जीत सकते हो, लेकिन जब आमने सामने की बात आती है तो आप भाग जाते हो। कल अब्बास अराची ने एकदम स्पष्ट किया है। अब्बास अराची ने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका भागता है जंग से और उसके बाद धोखे से हमला करता है, ईरान हर चीज़ के लिए तैयार है। जब ये मार खाता है तो सीज फायर की बात करता है और उसके बाद अपनी तैयारी, सामने वाला खामोश बैठ जाता है तो पीछे से आके फिर हमला कर देता है, और ये इसका नेचर हो चुका है। तो इसलिए अमेरिका ईरान जो है अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहेगा, ईरान ऑफेंसिव भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ईरान अलर्ट है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने तो जो चाल चला था वो
उलझा के रख दिया हूतियों को सऊदी अरब से उसने। तो अभी कुछ उधर चलता रहेगा, इधर अमेरिका अपनी तैयारी करता रहेगा। अब देखना ये है कि अमेरिका आगे को हमला करता है कि नहीं करता, करता है तो किस स्केल में करता है। देखिए, आप ये सोचिए कि अगर वो उतर जाएंगे, अगर वो उतर जाएंगे, होर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बुद्धिजीवी अगर आपको बताएगा तो आप खाली उनसे ये पूछिएगा कि उनके बॉर्डर के पास है और वहां पर तो कोई ऐसे एयर डिफेंस इतने बड़े है नहीं कि जो इनको बचा लेंगे। और जो एयर डिफेंस का फेस है वो उसी तरफ है, यूए की तरफ है, कतर कुवैत की तरफ है, कि उधर से आएगा तो राडार को चेक करेंगे। और यहाँ पर तो इनको मारने के लिए मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर बहुत है। वो तो हल्के मिसाइल और बहुत ड्रोन, जो कि समंदर के 5 फीट 10 फीट, उसको कैसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका बूट ऑन फुट करना इतना आसान नहीं है। मतलब हम ये नहीं कहते कि नामुमकिन है, लेकिन अगर करेंगे तो नुकसान में ही रहेंगे, खसारे में ही रहेंगे, सिवाय नुकसान भी कुछ नहीं मिलेगा अमेरिका को। तो वो जो कर रहे हैं वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, दुनिया में अपने आप को अपर हैंड अपना दिखाने के लिए उन्होंने डाल दिया कि ये हमारा हो गया। होता नहीं है कि एक आदमी को तानाशाही में इतना आगे बढ़ जाता है वो, तो उसको लगता है कि जो हम कहेंगे सब मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा क्योंकि ये बात हम कह रहे हैं। इसी बात को लेकर के कितने जगह कितने टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प और पूरे अमेरिका को एम्बेरस फील हुआ इस चीज को लेकर के, बयान पे बयान, बयान पे बयान। आप 5 मार्च से आपने शुरू कर दिया था कि सरेंडर कर दे ईरान, सरेंडर कर दे, सब खत्म हो गया, आईआरजीसी सरेंडर कर दे, अब कुछ नहीं बचा, बिना शर्त सरेंडर कर दे। 5 मार्च से आज आपका आ गया 19 अगस्त। अब आप बताइए, तब से सरेंडर खत्म भी हो गया, उसकी नेवी खत्म हो गई, आर्मी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। उसके बाद भी बैकफुट पे अमेरिका है, सब खत्म होने के बाद। तो बहुत एम्बेरस फील होता है। ऐसा नहीं है, जब आपके मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो हम भले ही बेशर्मी से जवाब दे दें, लेकिन हकीकत यह है कि काफ़ी एम्बेरस फील करना पड़ता है वहाँ पर। और उनकी सरकार के जो जैसे मिनिस्टर्स हैं उनसे भी सवाल होता है। जैसे हम लोग जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो गोरखपुर की हैं, वो कोई भी जजमेंट लेंगे, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी होगा। लेकिन उनके मंत्रिमंडल के मिनिस्टर्स जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे भी मीडिया वही सवाल करता है। तो अगर वो डिफीट खाए हुए तो उनको भी एम्बेरस फील होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ या डोनाल्ड ट्रंप को एम्बेरस फील होगा, पूरे उनके मंत्रिमंडल को एम्बेरस फील होता है जब इस तरह के सवालात होते हैं जिसपे आप हार चुके हैं। और ईरान ने कह दिया था कि वियतनाम से बुरी हार हारा है अमेरिका, और हमने बहुत कम दिनों में इसको हरा दिया। ईरान ने यह भी कहा है कि हम इनका साया भी यहाँ से खत्म कर देंगे, इनका साया भी यहाँ से खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ इसराइल जो अपना प्रोग्राम चला रहा है, वो रेगुलर चलाया जा रहा है, वो लोगों को मार रहा है, अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। आप क्या इनके जो कुशनर ने बैठ के बात किया, जो हमास के नए चीफ बने हैं, उनसे कहा हथियार डाल दिए आप लोग, कुछ नहीं होगा। इसराइल को अपना हक है, अपना अख्तियार है बचाव का, वो अपने बचाव पे हमला कर सकता है, और वो कभी भी हमला कहीं भी कर सकता है। मतलब एक को आप पूरी छूट डाल देते जा रहे हो और दूसरे को बोले हथियार डाल दो, बस हथियार डाल दो। अरे सीज फायर हुआ, उसके बदले में क्या हुआ सीज फायर के? इतना बड़ा प्लान किया गया प्रोग्राम वर्ल्ड लेवल पर, पूरी दुनिया का मीडिया आया, सीज फायर हो गया, हमास और इसराइल का, पीस कमेटी बन गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या हुआ उसके बाद? क्या जेनोसाइड रुका? कल भी आपका इनका जो नफरती चिंटू है मिनिस्टर बिन गवीर, वो दिखा रहा है ये स्पॉट कि यहाँ पे फिलिस्तीनियों को फांसी दी जाएगी, ये जगह तैयार की जा रही है, यहाँ इनको मारा जाएगा। उससे पहले बोल रहा है कि 30-35 फिलिस्तीनियों को रोज मारना चाहिए। अरे इसको तो अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल इसको घोषित करना चाहिए, इसके खिलाफ भी जाना चाहिए कोर्ट में। हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने के बाद कुछ नहीं होता है। कितने लोगों के खिलाफ हुआ केस, कोई आज तक गिरफ्तार हुआ है? आपके पुतिन भी तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के सम्मान पाए हुए मुजरिम है, क्या आज तक पुतिन गिरफ्तार हुए? कोई गिरफ्तार नहीं होता इसे। लेकिन आपकी एक सामाजिक इमेज डिस्टर्ब हो जाती है,
आज पूरी दुनिया में इसराइल से लोग नफरत कर रहे हैं, उसकी हरकतों पे कर रहे हैं, उनके नेताओं के स्टेटमेंट पर, उनकी बदतमीजियों पे कर रहे हैं नफरत। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो हमको लगता है 90 और 10 का फर्क रहेगा, जहाँ तक आवाम की बात कर रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट का निकालेंगे तो 70-30 का रहेगा। 70 इसराइल के फेवर में खड़े रहेंगे लोग, 30% जो है गवर्नमेंट इसराइल के अगेंस्ट रहेगी। तो जो चीजें चल रही हैं मुमताज भाई, वो स्टेबिलिटी के कहीं दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहे हैं कि कब ये चीज खत्म होगी, कब लोग सुकून से जिएंगे। आज भी आपका क्रूड ऑयल $91 हो गया, बढ़ के 90 से 91.30 हो गया है। तो जंग भी नहीं चल रही है, रेट ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो बदतमीजियां हैं, उसकी डायलॉग डिलीवरियां, धमकियां, और ईरान की भी चल रही है। ऐसा नहीं हम भी कहते कि ईरान जो है खामोश बैठा हुआ है, ईरान बहुत दूर धुला है, एकदम गौ माता है, कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं, बोल भी रहा है, लेकिन वो बोले नहीं तो करे क्या? 28 फरवरी को अटैक किया ईरान, अगर जवाब की कार्रवाई न करता तो करता क्या? आज की डेट में इजराइल और अमेरिका उसको पैरों से कुचल डालते हैं, जैसे इन्होंने कुचल दिया फिलिस्तीन को, कुचल डालते हैं। साजिश तो अभी ये हो रही है कि सीरिया में दिखाया कि न्यूक्लियर मटेरियल पकड़ा गया है। अभी दिखाया जाएगा कि बशर अल असद के टाइम का है ये भी आप देखिएगा। ये दिखाया जाएगा कि बशर अल असद के टाइम का है ये न्यूक्लियर मटेरियल, क्योंकि वहां पर जुलानी की कुर्सी खतरे में है, अवाम खिलाफ है। इजराइल ने परसों बॉर्डर टर्की और सीरिया के बॉर्डर पर एयरबेस तमाम पर अटैक किया है, और उसने कहा हमने नहीं किया है, अटैक हुआ है। यूएई में अटैक होता है, ईरान कहता हमने नहीं किया है, अटैक हुआ है। तो आखिर इसके पीछे है कौन कल्प्रिट? आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई फाई हो चुकी है कि आप किसी के ईमेल आईडी में अपना एक मेल डाल करके, उसको मेल प्लान करके, उसको आप देशद्रोही साबित कर सकते हो, उसको आप उसको पूरा फोन हैक कर सकते हो। लेकिन ये जो हमला हो रहा है ड्रोन से, मिसाइल से, ये कैसे आपको पता नहीं चल रहा कौन कर रहा है? जानते सब है, बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है मुमताज भाई, जानते सब हैं। जी मुमताज भाई। ये बिल्कुल सब जानते हैं, और कौन कर रहा है ये सवाल पे ही एडवोकेट राशिद रिजवी साहब ने अपनी बात को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कंप्लीट की है। और हमारे साथ जुड़ गए वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और जो सवाल कैप्टन साहब एडवोकेट राशिद रिजवी साहब ने उठाया, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल जब आप आ गए तभी ये सवाल उठाया, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो अटैक है, इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी ईरान ने मना किया कि भाई हमने नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए ईरान पे कि नहीं तुम ही ने हमले किए हैं। कई ऐसे, इससे पहले सऊदी में कई अटैक हुए थे, बाद में कुछ जो है जासूस पकड़े गए, मालूम हुआ कि इंटरनल जो है ये अटैक हुए थे। इस तरह की चीज़ें, और अब जो एक माहौल बनाया जा रहा है फिर से कि शिया सुन्नी, फिर से एक पूरा माहौल आप देखिए, घेराबंदी की जा रही है कि भाई यही एक तरीका है इनको अलग करने का ईरान से, और ये सऊदी और अरबों से लड़ाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं, क्या वाकई ये कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि आज यूएई ने कह दिया था हमने अपने तजारती जो है वो ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए ईरान से। कैप्टन साहब। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। जाहिर बात है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी हर कोशिश करेगी कि ईरान अलग थलग पड़ जाए। ईरान को अलग थलग करना है तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि गल्फ कंट्रीज के दिल में एक ईरान के खिलाफ या तो डर या नफरत का माहौल पैदा किया जाए। डर ऐसे पैदा कर देते हैं ये बोल के कि ईरान जो है अब आप लोगों के ऊपर हावी होने वाला है। नफरत ऐसा पैदा करते हैं कि ईरान जो है आपके ऊपर हमला कर रहा है। तो इसमें कुछ हद तक आस्ते आस्ते अमेरिका को सक्सेस भी मिल रही है। अब कुछ देश गल्फ में ऐसे भी हैं जहां बड़ी तादाद में शिया रहते हैं,
तो जहां गल्फ कंट्रीज में बड़ी तादाद में शिया रहते हैं, उनकी जो सरकार है, उनको थोड़ा सोच समझ के अमेरिका का साथ देना पड़ता है। और जिन कंट्रीज में शिया की तादाद नहीं के बराबर है या बहुत कम है, वो यानी ज्यादातर 90% 95% अगर सुन्नी आबादी वाले हैं, तो इन कंट्रीज को एक जो रिलीजियस एंगल है कि आयतुल्लाह खमेनी जो है सुप्रीम लीडर हैं शिया के, जैसे पोप अंग्रेजी क्रिश्चियंस के लिए हैं। तो जिन कंट्रीज में सुन्नी तादाद ज्यादा है, 95% 90% है, उनको थोड़ा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी वो वाला एंगल अपनी आवाम से फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन देखिए डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज ने कोशिश की है कि शिया को सुन्नी के खिलाफ खड़ा किया जाए या सुन्नी को शिया के खिलाफ खड़ा किया जाए। कैसे भी वो अपना एक बहाना ढूंढ लेते हैं। वो इंडिया में भी आएंगे तो कुछ ऐसा बहाना ढूंढ लेंगे। अंग्रेजों ने किया था। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ इसलिए आ रही है कि दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट नहीं है। जब हम कहते हैं दुनिया में कोई 56 या 57 मुस्लिम देश हैं, जहां मुस्लिम काफी बड़ी तादाद में हैं, इनमें से कोई भी ईरान के सपोर्ट में गलती से भी एक बयान नहीं देता है। कोई भी, चाहे वो मुस्लिम देश यूरोप में हो या वो मुस्लिम देश साउथ ईस्ट एशिया में हो या अफ्रीका का, कोई भी गलती से भी एक बयान अमेरिका के खिलाफ नहीं देता है। या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब हाशिए पे खड़े होके उनको लगता है कि ये खेल हो रहा है। जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको मोरलेस अमेरिका ने अपने जकड़ में रखा हुआ है। मैं इस सब शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के करना चाहता हूँ। और बाकी जो देश हैं उनको अमेरिका ने लालच दिया हुआ है। अब कजाकिस्तान है, वो भला क्यों दौड़ दौड़ के अब्राहम अकॉर्ड साइन करना चाहता है? अब्राहम अकॉर्ड साइन करके कजाकिस्तान को ऐसा क्या लालच था? लालच था तो उन्होंने दौड़ दौड़ के साइन किया। ये बता देता हूं कि जिस भी मुल्क में जो भी मुल्क दौड़ के अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम अकॉर्ड जैसे साइन करता है अकॉर्ड, इजराइल के साथ मिस्र ने कैंप डेविड साइन किया, जॉर्डन ने लॉन्ग टर्म पीस ट्रीटी साइन की 1995 में। ये सारे मुल्क जो होते हैं, उसके बाद उनकी जो रूलिंग इलीट होती है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही अब्राहम अकॉर्ड साइन करते हैं तो पता लगा न्यूयॉर्क में 10 फ्लैट मिल गए, लंदन और पेरिस में 6 फ्लैट मिल गए, कहीं से इनके स्विस बैंक में अचानक $1 करोड़ आ गया। लेकिन आता है जैसे ही कोई भी देश अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है, उसका शेख, शाह, जो भी है, अमीर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, उसको पता नहीं कहां से उसके स्विस अकाउंट में $1 करोड़ आ जाते हैं। तो ये जो कार्रवाई अमेरिका करता है बहुत सक्सेसफुल रहा है। जी डॉक्टर रिजवी। राशिद साहब, ये जो दावे हैं, मतलब इस दावे को हालांकि दुनिया हंसेगी, कैप्टन साहब मुस्कुराने लगते हैं, और कैप्टन साहब का मुस्कुराना जायज़ भी है, वाजिब भी है, क्योंकि और क्या करें, बेवकूफ़ी पर आदमी क्या करे, या तो सर पीट ले या तो हंस के टाल दे, दो ही चीज़ हो सकती है। लेकिन राशिद साहब, क्या वाकई इसको इतनी आसानी से चीज़ों को लिया जा सकता है कि आप हंस के टाल दें या सर पीट ले, या क्या है, क्या चल क्या रहा है? देखिए, कोई कुछ नहीं बता सकता कि होने क्या जा रहा है। दुनिया परेशान है, त्रस्त है, लेकिन ये लोग अपना बस शुरू है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी ना तो लड़ाई लड़ने का कोई प्लान है, ना इस लड़ाई से बाहर निकलने का प्लान है। ईरान एक ऐसी हड्डी है जो डोनाल्ड ट्रंप के हालांकि फंस गई है, ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ये एक ऐसी मछली ईरान है
कि जो खुद फैसला करेगी उसको बाहर निकलना है कि अंदर जाना है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि अगर वो लड़ाई आगे जारी रखते हैं तो वो लड़ाई कितनी भी लंबी लड़ेंगे उसका रिजल्ट उनको दिख नहीं रहा है, कि कोई भी लड़ाई सिर्फ एयर स्ट्राइक से नहीं जीती जाती है। आप कितना भी एयर स्ट्राइक करो, आप एयर स्ट्राइक से कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते हो। उसके लिए आपको फूट ऑन ग्राउंड आना जरूरी है, उनके हेडक्वार्टर पर अपने आर्मी का कंट्रोल करवाना जरूरी है, तब माना जाएगा कि हाँ आपने इस युद्ध को जीत लिया है। लेकिन अगर आप उस चीज से बाहर हैं अभी, अब खाली एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एयर स्ट्राइक से आप जीत नहीं सकते। तो ये प्लान जब पेंटागन इनको समझाता है तो इनको लगता है चलो ठीक है, कोई डिप्लोमेट तरीका निकालो, डिप्लोमेसी बताओ, उससे बात करें हम लोग और अपनी विक्ट्री बना के निकल जाए। सिर्फ वो इंतजार में है कि ईरान अमेरिका की विक्ट्री को घोषित कर दे और अमेरिका इज्जत से निकल जाए। ईरान ने कहा कि तुमको तो हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि बात सही है कि बहुत सालों के बाद, 45-47 सालों के बाद तो फंसा है अमेरिका ईरान के चंगुल में इस तरीके से, और ईरान नहीं चाहेगा कि इसको अब इज्जत से जाने दें। अब इसको इज्जत उतार के जाने देंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये खाली धमकी देने वाले और पथराव करने वाले, हवा से अटैक करके भाग जाने वाले डरपोक लोग। ये खुद ईरान के लोग कहते हैं इस बात को कि ईरान किसी भी हाल में जाने के लिए इसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वरना वो हमला बंद करना चाह रहा है, वो सब कुछ करना चाह रहा है। ईरान कह रहे चलो ठीक है, न तुम जीते न हम हारे, बात खत्म, तो भी डोनाल्ड ट्रम्प भागने को तैयार है। सारी जो इनके एसेट्स हैं वो डिफ्रीज कर दिए जाएंगे, इनको जो है सारे सेक्शन हटा दिए जाएंगे, सब कुछ तैयार है अमेरिका करने को, लेकिन इज्जत देने को, इज्जत से समझौता करने को तैयार नहीं है अमेरिका। वो जानता है कि अगर हम छोड़ के भागेंगे तो जलील होंगे। ईरान तो कहता है जाओ भाग जाओ, क्या करना है, तुम भाग जाओ। तो कल से ईरान ने शुरू कर दिया है वियतनाम वाली स्टोरी, आओ लड़ो या हार मान के जाओ। अगर हार नहीं मानता अमेरिका तो इस लड़ाई को किसी भी तरीके से नवंबर तक और ईरान उत्तर कोरिया, वियतनाम जो उत्तर कोरिया से भी तो भाग रहे हैं। जी नहीं, चलिए उत्तर कोरिया के पास एक ICBM मिसाइल है उसके पास, उसके बाद न्यूक्लियर है। एक बार हो सकता है कि अगर उसने मारा न्यूक्लियर तो नॉर्थ कोरिया ने जब धमकी दी कि उत्तर कोरिया के चक्कर में मत पड़ो, तो उसके बाद अमेरिका वहां से निकलने लगा, वहां अपनी फोर्स को कम किया। अभी इस पे और कैप्टन साहब से बात करेंगे कि कहां कहां से अब ये भाग रहे हैं, लेकिन दावे बड़े। जी राशिद साहब। जी नहीं, देखिए इनके पास एक तो ये है कि फंड नहीं है बहुत ज्यादा बाहर लोगों के ऊपर खर्चा करने के लिए, अपनी आर्मी के ऊपर इनके पास तो फंड नहीं। अच्छा, आपकी आर्मी वहां पर है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हेलीकॉप्टर खड़े हैं तो खड़े हैं, फाइटर प्लेन खड़े हैं तो खड़े हैं। वो चाहे एयरबेस पे खड़े हों, चाहे आपके अब्राहम लिंकन पे खड़े हों, चाहे जिराल फोर्ट पे खड़े हों, चाहे जहां भी खड़े हों, वहां पर आप ये देखिएगा कि जो वहां खड़े हैं उनका खर्चा आता है, वो रोज आना टेक ऑफ करते हैं, पर डे नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको ज्यादा बेहतर बता देंगे कैप्टन साहब, क्योंकि आप उसी से जुड़े हुए हैं। जहां तक हमारा लोग का अपना एनालाइज है कि इनके पास इतना फंड नहीं है। अगर इनके पास इतना फंड होता तो $1 पर गैलन से $4 पर गैलन हो गया है वहां पर फ्यूल। तो अगर इनके पास पैसा होता तो ये गवर्नमेंट अपने लोगों को सब्सिडी दे देते। कितने लोग थे? सिर्फ 35 करोड़ ना। हमारे यहाँ तो 140 करोड़ में 80 करोड़ फ्री का राशन ले रहे हैं, वहां सिर्फ 35 करोड़ तो हैं। क्या आप सब्सिडी नहीं दे सकते थे? अगर आपने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आप देने कंडीशन में नहीं। महंगाई खाली आपके फ्यूल में नहीं है, गैस में भी है और मटेरियल्स में है। आपने टैक्स बढ़ा रहे हो, आप लोग परेशान है वहां पर। तो ये सारी रूप दिखाएं जब ईरान इनकी खींच देगा तो इनका अपना हारना तय है। और ये जो बाहर से अपने लोगों को बुला रहे हैं, अपनी मशीनरी हटा रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हुर्मुज का बंद होना, हुर्मुज के बंद होने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर ये होगा कि जो भी क्रूड ऑयल का आयात निर्यात होता है देशों में, वो होता है पेट्रो डॉलर के हिसाब से, डॉलर में होता है। और जब आपका डॉलर
में नहीं हो रहा है, माल बंद है, तो आपको जो एक्सचेंज करेंसी टैक्स में आपको मिलना होता है ना, वो आपको नहीं मिल रहा है। आप बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने इंडिया को धमकी दी, टैरिफ 100% लगाना तुम्हारे ऊपर, तो अब ये टैरिफ पे ही जिएंगे। अगर ये 4-6 महीना और खिंच गया तो अमेरिका की इनकम में टैरिफ ही रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम। जैसे हमारे यहाँ क्या था पहले हमारे यहाँ गाड़ियों का चालान करना एक पेनल्टी थी, लोगों को एक छोटी सजा थी, चलो ठीक है, अब करोगे दोबारा हेलमेट पहन के चलना, बोले तुमको 100 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ चालान जो है ना, वो प्रदेश की आय की व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ हो गया है। गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी हुई है, स्कूटी है, चालान मेरे मैसेज पे आ रहा है ट्रक के नाम का, इंदौर से। अब आदमी सोचता है कि ये 2000 रुपये भर दो, या कि 2000 रुपया से ज्यादा खर्चा करो, इंदौर में जाके ये साबित करो कि वो ट्रक नहीं है, वो स्कूटी है। तो इसी तरीके से अमेरिका का भी हाल है। अब वो अपने जो बनाएगा अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, वो टैरिफ बढ़ा बढ़ा के ही बनाएगा, क्यों दादाजी? तो बहरहाल कई और चीजें हैं, लेकिन मैं अब उसमें न जा करके मैं कैप्टन साहब यही जो राशिद रिजवी साहब ने बात कही, और मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़े दावे, लेकिन अब्राहम लिंकन को वापस बुलाना पड़ गया, किसके दबाव में? क्यों अब्राहम लिंकन वापस जा रहा है, और कौन अब स्टेट ऑफ फॉर्मोस की घेराबंदी किए हुए? क्या दिक्कत थी आपको पता है? दूसरा ये कि आप जो वियतनाम में ढीले पड़ गए। तीसरा ये कि मिडिल ईस्ट के लिए आपने ये ऐलान कर दिया कि साहब अब हम जो है जो हमले हुए हैं और जो डैमेजेस हैं उसको हम फिर से नहीं बनाएंगे। और ये कि आप जो है अब उत्तर कोरिया से भी जा रहे हैं। और एक चीज ये जो खबर आ रही है कि आर्थिक स्थिति अमेरिका की ठीक नहीं है। 750 जो बेसेज हैं उनमें से 100 बेसेज अब अमेरिका कह रहा है हम बंद करेंगे। भाई क्या क्या जरूरत है इतना ज्यादा जाल कैप्टन साहब? तो अब इसको क्या कहेंगे, क्या ये डाउनफॉल नहीं है? डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि अमेरिका की फौज को चलाने का एक दिन का खर्चा इस लड़ाई के दौरान $1 बिलियन पड़ रहा है। तो अगर आप देखें, उसका मतलब हो गया हफ्ते के $7 बिलियन, एक महीने में $30 बिलियन, और अगर इसी तरह से लड़ाई चलती रही तो एक साल में $365 बिलियन सिर्फ और सिर्फ फौज को चलाने का खर्चा इस लड़ाई के माहौल में। अमेरिका का डिफेंस बजट होता है आमतौर पर 850 बिलियन, $900 बिलियन, यानी डिफेंस बजट का 1/3 तो सिर्फ इस लड़ाई को चलाने में ही जा रहा है। तो डिफेंस बजट अमेरिका का कितना बड़ा और कर सकते हैं? अगर उनको और भी नए जहाज खरीदने हैं, नए फाइटर विमान खरीदने हैं, नई तरह की मिसाइलें बनानी है, नए तरह के रडार लगाने हैं, तो फिर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने $1400 बिलियन के डिफेंस बजट का प्रावधान मांगा है, यानी करीबन करीबन 500 बिलियन ज्यादा वो मांग रहे हैं। 40% इंक्रीज वो मांग रहे हैं डिफेंस बजट में। तो इतना बड़ा इजाफा क्या अमेरिका की कांग्रेस पास कर पाएगी? शक है। तो इसीलिए अब अमेरिका कोशिश करके कुछ समय के लिए दुनिया भर में जो अपने जो ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा है उसको कम कर रहा है। साउथ कोरिया वाला एग्जांपल बहुत ही टिपिकल है। हर साल 6 महीने में एक बार या साल में एक बार साउथ कोरिया की नेवी आर्मी के साथ मिलकर अमेरिका एक बहुत ही बड़ा जॉइंट एक्सरसाइज करता था नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। अब हम लोग पहले तो सोचते थे कि ये एक एक्सरसाइज हो गया, लेकिन देखिए उस एक्सरसाइज के लिए खर्चा कितना करना पड़ता है। दुनिया के अलग अलग कोने से फाइटर विमान, बॉम्बर विमान, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सी ऑफ जापान की तरफ कूच कराया जाता था, येलो सी की तरफ कूच कराया जाता था। फिर एक्सरसाइज जो चली 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उसके बाद फिर इन सब एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर विमान, बॉम्बर विमान
मिसाइल्स इनको वापस ले जाना पड़ता है, तो वापस कहाँ जाएंगे? जहां से आए थे, यानी शायद वो गुआम में थे, शायद वो अमेरिका की मेनलैंड में थे, शायद वो जापान की ओकिनावा में थे। तो इसमें बिलियंस तो नहीं, लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का खर्चा हो जाता है। जो मशीन घिसा वो अलग से, अगर आप एक वॉरशिप को वहां एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं तो जाते वक्त 7 दिन तक मशीन घिस रहा है, एक्सरसाइज के दौरान 15 दिन या 1 महीना वो एक्सरसाइज कर रहा है तो वो मशीन घिस रहा है, चाहे उसका इंजन हो, चाहे गियर बॉक्स हो, चाहे जनरेटर हो, घिस रहे हैं ना। फिर वो वापस जा रहे हैं, गुआम वापस जा रहे हैं। अगर वो अमेरिकन मेनलैंड से आया है, कुरील आइलैंड से आया है, तो वहां वापस जा रहा है तो घिस रहा है ना मशीन। तो इसमें मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर खर्च होते हैं। तो अमेरिका फिलहाल क्योंकि ईरान की लड़ाई में इतना पैसा खर्च हो रहा है, इन सब छोटे छोटे खर्चों को वो कुतरने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जाहिर सी बात है, आप बैठे हो और फिर चीजें निकल आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े। जय हिंद।